हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में देखिए हम करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारा ये सेशन रहने वाला है। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं। तो हमने पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स का कवरेज इसमें किया है। आज जो टॉपिक है ये मिसलेनियस करंट अफेयर्स जैसे डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ओनर्स और आईआर, ये सारे टॉपिक्स हमने इसी सेशन में इनकलकेट कर दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये देखो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है, द BWC इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. It is legally binding and prohibits the development, production and stockpiling of biological weapons. BWC has an inspection regime to verify compliance. It is signatory to BWC. देखो, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, देखो अगर हम अगर इसका सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो हमें बारीकी से हर स्टेटमेंट को देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि बहुत जल्दी वो स्टेटमेंट्स को परख कर जल्दी आंसर करने की उनको रहती है और वहीं पे उनसे गलती होती है। देखो, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो पहली स्टेटमेंट कह रही है, फर्स्ट मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें हर तरीके के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगाई गई है इसके जरिए। लेकिन आप समझो, हर तरीके के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें तो न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं ना, तो न्यूक्लियर वेपन्स पे थोड़ी ना रोक लगाएगा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। दूसरा, इट इज लीगली बाइंडिंग एंड प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन्स की हर तरीके, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, स्टॉक पाइलिंग, सब चीजों पर रोक लगाता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के पास एक इंस्पेक्शन रिजीम भी है कि भाई सब लोग इसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, सब अपने बायोलॉजिकल वेपन्स के डेवलपमेंट से परहेज कर रहे हैं या तो उसके ऊपर ना कोई उनके पास कोई ऐसी इंस्पेक्शन रिजीम नहीं है। ये कह रहा है कि है इंस्पेक्शन रिजीम, तो हम इसको गलत मानते हैं स्टेटमेंट को। उसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसमें भारत भी एक मेंबर है तो इसका मतलब सिग्नेटरी भी है, तो ये लेकिन यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर तो दूसरा और चौथा करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग, तो आपका आंसर आ जाएगा बी सेकेंड। ठीक है, तो बी आपका सही ऑप्शन है इसके अंदर। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं, 6 अप्रैल से हमारे सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए हैं जिसके अंदर हम आपके साथ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक सभी के करंट अफेयर्स आपके साथ इन सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। हर सेशन में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, और आप हर संडे को हमसे जुड़ सकते हैं। एक सेशन हमारा सुबह 11 बजे होता है, दूसरा सेशन दोपहर को 2 बजे होता है। ये दोनों सेशंस के जरिए आप हमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे जो करंट अफेयर्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स अलग रखे हैं, हिस्ट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स अलग रखे, हमने इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स अलग रखे, मिसलेनियस करंट अफेयर्स जैसे ये क्लास हो रही है अभी। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेशंस के थ्रू हम सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को केटर कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसीलिए आपको सारे सेशंस को अटेंड करना है। 6 अप्रैल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और हर संडे आपके लिए ये क्लासेस रखी जाती हैं। ठीक है जी, चलो, और अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तो हम ये जो पीडीएफ ये जो क्वेश्चंस की है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर ये पीडीएफ लगा दी जाएगी, तो उसके जरिए आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू आर्कटिक काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It was established by Ottawa Declaration of 1996. All decisions of council are taken by majority voting among the 8 Arctic states. India has been a permanent member of Arctic Council since 2013. Council includes participation from Arctic indigenous people through permanent participant status. ठीक है, अब देखो, पहला आर्कटिक काउंसिल ओटावा डिक्लेरेशन ऑफ 1996 से बनी थी, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। ठीक है, देख लो, यहां पे देख लो, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्कटिक काउंसिल में डिसीजन मेजॉरिटी से नहीं होता। आर्कटिक काउंसिल में डिसीजन कंसेंसस से होता है, जब सारे मेंबर स्टेट्स राजी होते हैं
तब कोई डिसीजन लिया जाता है, कंसेंसस से, समझौते से होता है, ना कि उसमें मेजॉरिटी वोट से। ठीक है, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग। इंडिया हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल सिंस 2013। 2013 से भारत के पास आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस है, ध्यान रखना, ना कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, और ये काउंसिल इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम आर्कटिक इंडिजीनियस पीपल थ्रू परमानेंट पार्टिसिपेंट स्टेटस। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। देखो, आर्कटिक के इंडिजीनियस लोगों को, आर्कटिक रीजन के रहने वाले लोगों को परमानेंट पार्टिसिपेंट स्टेटस दिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी उसके आसपास के देशों को। यानी फर्स्ट इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट, तो विच मेक्स योर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज which of the following pair is correctly matched in terms of the lead nations for each thematic pillar under the Indo-Pacific Ocean Initiative। ठीक है, आपको ये बताना है कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के अंदर कौन से देश जो है वो लीड नेशंस है। मैरीटाइम रिसोर्सेज में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लिखा है, मैरीटाइम इकोलॉजी में फ्रांस एंड इंडोनेशिया लिखा है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट में इंडिया बांग्लादेश लिखा है, साइंस टेक्नोलॉजी एकेडमिक कॉर्पोरेशन में जापान एंड थाईलैंड लिखा है। तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चल देखिए आंसर, देखिए इसका, चल ये देखो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट इंडिया और बांग्लादेश है। ठीक है, तो और फ्रांस और इंडोनेशिया है मैरीटाइम रिसोर्सेज के लिए। यहां मैरीटाइम रिसोर्सेज के लिए फ्रांस और इंडोनेशिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, पहला गलत है। दूसरा मैरीटाइम इकोलॉजी के लिए ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड है, फ्रांस इंडोनेशिया नहीं, दूसरा भी गलत है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट के लिए इंडिया बांग्लादेश है, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी एकेडमिक कॉर्पोरेशन के लिए यहां जापान थाईलैंड लिखा है, वैसे इटली और सिंगापुर है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are thematic pillars under the Indo-Pacific Oceans Initiative? Indo-Pacific Ocean Initiatives के अंदर कौन कौन से thematic pillars हैं? Maritime security, climate finance and green bonds, disaster risk reduction and management, trade connectivity and maritime transport, blue economy investment regulation, science technology and academic cooperation. करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है आपको, ACDF, ABDF, BCEF, ADEF, ये चार दिए हैं यहां पर कॉम्बिनेशन। तो आपको बताना है सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। देखो चलो एक बार आप लोग पॉज कर सकते हो अगर आप देख रहे हो, तो मैं यहां पर आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। देखिए यहां पर आपका आएगा ACDF, फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे ये F नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं यहां पर ACDF। कैसे? मैरीटाइम सिक्योरिटी थीमेटिक पिलर है। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन थीमेटिक पिलर है, साइंस टेक्नोलॉजी थीमेटिक पिलर है, ट्रेड कनेक्टिविटी थीमेटिक पिलर है। ठीक है, तो ट्रेड कनेक्टिविटी थीमेटिक पिलर है, साइंस टेक्नोलॉजी एकेडमिक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है। तो जो नहीं है ये वाला और ये वाला, तो दैट मेक्स योर आंसर ACDF यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ए इज योर आंसर। चलो आगे चलते हैं। Which of the following statements correctly describes the Conference of Intelligence and Security Chiefs held in 2025? ठीक है, तो पहला, it is a standalone security summit organized by UN Security Council, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है। दूसरी, it was held in 2018 and focuses mainly on climate related security issues. Third, it is part of Raisina dialogue and brings together top intelligence officials to discuss global and regional security threats. और चौथा, इट इज अ मिलिट्री कॉन्क्लेव अंडर द एजिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। ठीक है, तो बात हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स जो 2025 में अभी हुई। तो इसका आंसर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग दिल्ली बैक्ड इनिशिएटिव है और इसमें टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो है वो अलग अलग देशों के वो साथ में आते हैं टू डिस्कस ग्लोबल एंड रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो उसके संदर्भ में ये होता है। 2025 के इस एडिशन में 20 देशों के इंटेलिजेंस हेड्स ने पार्टिसिपेट किया, साथ में
फाइव आइज अलायंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ध्यान रखना, फाइव आइज अलायंस, अब इस पर क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस क्या है? पहला, इट इज अ मिलिट्री कोलिशन फॉर्म्ड अंडर नेटो टू कंडक्ट जॉइंट ऑपरेशंस इन द इंडो पैसिफिक। फर्स्ट। दूसरा, इट इज द इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस अमंग फाइव कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूके यूएसए एग्रीमेंट ऑफ 1946। It is an economic and trade pact among G7 nations for regulating data privacy. It is a UN affiliated forum focused on cyber crime legislation. ठीक है, सातवां क्वेश्चन ये है। अभी जैसा हमने बात की थी कि एक तो पहली बात, फाइव आइज अलायंस जो है ये 5 देशों का ग्रुप है अंडर यूके यूएसए एग्रीमेंट ऑफ 1946। फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसमें क्या चीज है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस आर पार्ट्स ऑफ फाइव आइज अलायंस। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं इसमें फाइव आइज अलायंस में? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस। ठीक है, तो जिससे कि आपका आंसर बन जाता है यहां पर बी। तो फाइव आइज अलायंस जरूर याद रखना। ठीक है, पीछे लास्ट ईयर न्यूज में था, इस साल ऑल्दो यहां न्यूज में आ जाता है जब रायसीना डायलॉग में भी इसको इनवाइट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, under the provisions of NPT, which of the following obligations are correctly assigned to nuclear weapon states and non-nuclear weapon states? NWS, nuclear weapon states; NNWS, non-nuclear weapon states. NWS are allowed to assist NNWS in developing nuclear weapons for regional deterrence. दूसरा, NWS commit not to transfer nuclear weapons or related technology to NNWS. NNWS are permitted to develop nuclear weapons if they sign bilateral treaties, or NNWS are not required to undergo any inspection by international bodies. ठीक है, चले अब देखो प्रोविजन ऑफ एनपीटी देख लेते हैं एक बार। देखो, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कमिट नॉट टू ट्रांसफर। देखो सिंपल है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट इसके तहत कमिट करते हैं कि अपनी वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को नहीं देंगे। ठीक है, तो दिस इज द कमिटमेंट अंडर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, नॉट टू ट्रांसफर वेपन्स और रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू एनएनडब्ल्यूएस। ठीक है, तो दिस इज बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एंड इसीलिए ये खुद भी इस तरीके का इनिशिएटिव होता है कि जिसके जरिए जो कंट्रीज हैं इसके सिग्नेटरीज वो ये कबूल करते हैं कि वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर रिसोर्सेज, और ना ही हम अपने रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को। ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA अंडर NPT? फर्स्ट, it provides nuclear weapons to member states for testing purposes. It ensures military use of nuclear energy remains dominant over the peaceful purposes. It conducts inspections and monitoring to verify that nuclear materials are not delivered for military use. It supervises the sale of enriched uranium to private company. तो IAEA का क्या रोल है अंडर NPT? ठीक है, तो देखो आंसर देखते हैं। पहली बात देखो, एक तो conducts inspections and monitoring to verify that nuclear materials are not delivered for military use. मतलब IAEA मॉनिटरिंग करते हैं मटेरियल किसी भी मिलिट्री यूज के लिए जो है वो डाइवर्ट ना किया जा सके। ठीक है, तो ये देखने का काम IAEA मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, तो हम ये इसके तहत आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। JCPOA was signed in 2015 between Iran and the P5+1 countries along with the European Union. ठीक है, second, under the agreement Iran was allowed to enrich uranium up to 90% purity for peaceful nuclear energy purposes. Third, agreement included provisions for international inspection by the IAEA to verify compliance with the nuclear restrictions. पहला देखो, joint comprehensive plan of action, ये 2015 में साइन किया गया था ईरान और P5+ कंट्रीज के बीच में, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी साथ में था। ठीक है, और इस एग्रीमेंट के तहत ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट जो है
वो अप टू 90% प्योरिटी का करने दिया गया ताकि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए उसको यूज करे। और दूसरा, इट इंक्लूड प्रोविजन फॉर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन बाय आईएईए टू वेरीफाई कंप्लायंस ऑफ न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शन। अब देखो, पहली चीज, जेसीपीओए 2015 में समझौता हुआ था। ईरान के साथ P5+1 कंट्रीज, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी, साथ में यूरोपियन यूनियन। ठीक है, P5 तो हो गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स 5 प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन। इन्होंने समझौता किया ईरान से कि भाई आप जो है वो जो अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज है उनका जिम्मेदारी इस्तेमाल करेंगे, और साथ में ये बोला गया था कि यूरेनियम जो है उसको वो 3.67% तक एनरिचमेंट के साथ यूज कर सकते हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस, नॉट अप टू 90%। तो दे कैन नॉट एनरिच इट अप टू 90% बट टू 3.67%। ठीक है, तो इसीलिए दूसरी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तीसरी ठीक है कि उसने इसके अंदर अलाउ किया गया था कि आईएईए विल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी विल डू इंस्पेक्शन ताकि न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस लागू की जा सके। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। तो यानी 1 and 3 आपका आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। Convention prohibits the use, production, transfer and stockpiling of cluster munition under all circumstances. India, China and US are not parties to the convention. Convention entered into force in 2008, the same year it was adopted. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? एक बार आप क्वेश्चन देख लें, फिर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। चल देख लेते हैं आंसर। देखो, कन्वेंशन क्लस्टर म्यूनिशन ये बिल्कुल प्रोहिबिट करता है यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी और एनी असिस्टेंस इन सच एक्टिविटीज, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ये सभी देश दे आर नॉट मेंबर ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लस्टर म्यूनिशन। ठीक है, नॉट पार्टीज। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला दे आर पार्टीज, तो ये हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट को देखें, कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन मई 2008, साइंड इन दिसंबर 2008, बट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2010 ऑन 1 अगस्त 2010। तो मतलब यहां पर ये तैयार हुआ मसौदा 2008 में, ठीक है, और सिग्नेचर भी हुए 2008 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में। तो ये यहां पर गलती है। It was not adopted in 2008, but it was adopted in 2010. तो इसलिए only one इसमें करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट नहीं, अच्छा सॉरी, फर्स्ट इज करेक्ट। हाँ, लेकिन मैंने दूसरे को गलत क्यों कर दिया? ये तो ठीक था, क्योंकि इंडिया, चाइना, यूएस, उसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन, ये सारे क्या, दे आर नॉट पार्टीज टू कन्वेंशन। तो फिर तो ठीक है ना, ये मैंने गलती की, सॉरी। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी विच मेक्स 1 and 2 करेक्ट। तो 1 and 2 करेक्ट आ गया आपका। ठीक है, चल नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रस्ट इनिशिएटिव। Trust Initiative is a strategic technology partnership between India and the US. It aims to reduce dependency on China for critical minerals like lithium and rare earth elements. Trust stands for Technology and Research for Universal Strategic Trade. 3 स्टेटमेंट दिया है। Which of the statement given above is are correct? आपको बताना 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। ठीक है, चल देखो आंसर की तरफ चलते हैं, समय नहीं गवाते हम। देखो, इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव बायलैटरल एफर्ट है दोनों देशों का स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और चेन रेजिलियंस डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा अक्की गोल, अब इसमें मुख्य मकसद क्या है? ताकि क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज जो है वो हासिल की जा सके, चाइना पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। तो दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रस्ट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च फॉर यूनिवर्सल स्ट्रेटेजिक ट्रेड नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर तीसरा ये गलत है। अगर आपने इसको ध्यान से न्यूज आइटम को पढ़ा होगा तो ये आपको पता लग जाएगा कि दिस इज रॉन्ग। तो यानी दिस इज करेक्ट, विच मेक्स योर ए ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट है। पहला, इट कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर क्राइम्स सच एज जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दूसरा, इट कैन ट्राई इंडिविजुअल्स इफ neither the state whether the crime occurred nor the individual's country of the origin is a party of the Rome Statute. ठीक है, the ICC can only exercise jurisdiction over crimes committed after 1st of July 2002. ठीक है, तो which of the statement given above is are correct? ठीक है, अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक एक करके जांच लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कि हाँ आईसीसी प्रोसिक्यूट 4 क्राइम्स, जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अग्रेशन। ठीक है, जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अग्रेशन भी चौथा, लेकिन ये 3 ठीक है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरा, ICC can act only if the crime occurred in state party or the accused is a national of state party unless referred by the UNSC. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, इट कैन ट्राई इंडिविजुअल इवन इफ नीदर द स्टेट। अब देखो, अब पहली बात कि अगर क्राइम ऐसी जगह पे हुआ है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंडर एक पार्टी है, उसके ही टेरिटरी में हुआ है, या फिर उस देश का सिटीजन है, या फिर ये केस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रेफर किया गया है, तभी वो जो है ऐसे इंटरवीन कर सकता है या उनको उनके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग चला सकता है, सब पर नहीं। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसीलिए हमारा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा, आईसीसी कैन ओनली एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओवर क्राइम कमिटेड। अब देखो ये बिल्कुल ठीक है, जो भी ऐसे गुनाह जो 1 जुलाई 2002 के बाद हुए हैं उसी पर उनकी ज्यूरिडिक्शन है आईसीसी की, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड ओनली विद द पार्टी कंट्रीज और पार्टी नेशन, वो भी इसमें सही होगा। तो यानी कि आपका 1 और 3 करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यानी कि बी आपका ऑप्शन आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज करेक्ट। फर्स्ट, ये भी दूसरा उसी से रिलेटेड है, इट इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड डिराइव्स इट्स मैंडेट फ्रॉम यूएन चार्टर। दूसरा, आईसीसी हैज 18 जजेस इलेक्टेड फॉर नॉन रिन्यूएबल टर्म ऑफ 9 years। ठीक है, ये ध्यान रखना। ICC relies on voluntarily the voluntary cooperation of states for enforcement of its decisions। देखे, देखो, ICC is not a UN body। First thing, ICC is not a UN body, or it is dependent international institution established by Rome Statute। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है और यूएन चार्टर के अंडर नहीं है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, 18 जजेस हैं विद नॉन रिन्यूएबल 9 year टर्म। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 18 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, दोबारा से उनका जो टर्म है वो रिन्यू नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। आईसीसी रिलाइज ऑन, देखो, आईसीसी लैक्स इट्स ओन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, अपना कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है और अलग अलग देशों का कोऑपरेशन उसे चाहिए। तो वॉलंटरी कोऑपरेशन जो अलग अलग देश है, सहयोग उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास अपना कोई इन्फोर्समेंट के लिए मैकेनिज्म है ही नहीं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गया आपका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक, सेकंड थर्ड करेक्ट, विच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आईसीसी और आईसीजे दोनों को लेकर क्वेश्चन है। ICC prosecutes individual whereas ICJ settle dispute between the nations। ICC इंडिविजुअल्स को सजा देता है और ICJ देशों के बीच में सेटलमेंट करता है। ICC was established by UN Charter in 1945 and ICJ was established by Rome Statute in 2002। All UN member states are parties to ICJ statute but not all are members of ICC। देखते हैं एक-एक करके। ठीक है, चल देखो, पहला, आईसीसी डील्स विद इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एटसेट्रा, वेयरएज आईसीजे, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। हाँ, आईसीसी इंडिविजुअल के केस में, आईसीजे कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट पे, तो हो गया ठीक। दूसरा, आईसीसी उल्टा दिया हुआ यहां पर, इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि आईसीसी जो है वो
रोम स्टैट्यूट के अंडर बना था और आईसीजे यूएन चार्टर 1945 के अनुसार। तो ये ऑपोजिट दिया तो मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दूंगा, इसको करेक्ट। सारे यूएन मेंबर स्टेट्स, ये बिल्कुल ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आईसीसी के मेंबर बन जाते हैं, बट 125 देश ही आईसीसी के मेंबर हैं। यानी आप क्या समझेंगे इसे, यानी ये ठीक है, ठीक है। तो यानी 1 and 3 करेक्ट, विच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। With reference to National Panchayat Awards 2024, consider the following statement. पहला, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार was awarded to पंचायत that adopted renewable energy and reduced carbon emission to net zero. नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार focuses exclusively on health and sanitation initiatives in rural areas. Third, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार recognizes पंचायत that perform well in मल्टीपल डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, देखो जल्दी से सवाल पूरा पढ़ लो, क्योंकि इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग पुरस्कार के बारे में यहां पर तीनों स्टेटमेंट्स हैं। नेशनल पंचायत अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूं आप इसको नोट कर सकते हैं, 90% चांसेस है कि ये पेपर में आएगा। ठीक है, चल पहला स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार ये क्या करती है, ये उनको फेलिसिटेट करती है जो ऐसी पंचायतें जो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेती है। ठीक है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि रिन्यूएबल एनर्जी अगर उन्होंने अडॉप्ट किया हो, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरा, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, ये ओवरऑल एक्सीलेंस के संदर्भ में है। ठीक है, ओवरऑल एक्सीलेंस, ना कि सिर्फ हेल्थ और सैनिटेशन इनिशिएटिव्स में, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तीसरा, दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार ये पंचायतों को रिकॉग्नाइज करती है या उन्हें सम्मानित करती है जो अलग अलग एरियाज में डेवलप करती है, जैसे एजुकेशन, गवर्नेंस, वाटर मैनेजमेंट, ये ठीक है। ठीक है, ये तो बहुत सारे एरियाज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, गवर्नेंस, सभी चीजों में एक तरीके से सम्मानित करता है ये वाला पुरस्कार पंचायतों को, तो बिल्कुल ठीक है। तो ओनली 3 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, तो सिर्फ 3 इसमें से ही आएगा आपका। ठीक है, विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज INIOCHOS 25 which concluded recently, consider the following statement। अब ये एक आप ये कह लीजिए कि डिफेंस एक्सरसाइज, it was a biennial multinational air exercise hosted by the Hellenic Air Force. दूसरा, इंडियन एयरफोर्स participated with Rafale and C-130J aircraft. The exercise included training in maritime operations and combat search and rescue. चलो एक बार जल्दी से देखते हैं इसको। पहला INIOCHOS 2025 ग्रीस में हुआ, और यह हर 2 साल में होता है मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज। इसे हेलेनिक एयरफोर्स ऑफ ग्रीस ऑर्गेनाइज करती है। फर्स्ट ठीक हो गया। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट नहीं किया उसने राफेल या C-130J के साथ, बल्कि Su-30 MKI फाइटर जेट और IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था इसमें। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी दूसरी। तीसरी, एक्सरसाइज मल्टीपल ट्रेनिंग डोमेन्स में होती है, मैरीटाइम ऑपरेशंस, कॉम्बैट रिसर्च, कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू मिशन, सब चीजों में होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक, पहली ठीक, दूसरी गलत बिल्कुल ही, क्योंकि राफेल और C-130J उसमें नहीं गए थे। ठीक है, चलो तो विच मेक्स 1 and 3 करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब देखो यहां पे पहला क्या दिया है, 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे उसके संदर्भ में मैस्कॉट जो था उन गेम्स का, वो रानी वेलु नचिया टाइटल वीरा मंगई था। ये पहला जो है पेयर है। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में था वो सिलंबम था, एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है सिलंबम। ठीक है, लोगो सिंबल इन गेम्स का इट वाज इंस्पायर्ड बाय फिगर ऑफ पोएट सुब्रमण्यम भारती। तो आपको बताना है कौन सी पेयर इसमें से करेक्ट है। देखिए एक बार, देखो पहला ठीक है, वीरा मंगई
रानी वेलु नचियार, उनके ऊपर बनाया गया एक मैस्कॉट है जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का। और सिलंबम वो मार्शल आर्ट है जिसको चुना गया है एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के तौर पे। लोगो जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का, ये पोएट थिरुवल्लुवर पे है, सुब्रमण्यम भारती पे नहीं। ठीक है, तो ये इंस्पायर्ड बाय पोएट थिरुवल्लुवर, संगम पीरियड वाले, ना कि सुब्रमण्यम भारती। यानी 1 2 इज करेक्ट, नॉट 3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये स्पोर्ट से था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, with reference to La Perouse naval exercise 2025, consider the following. Exercise was hosted by France and involved 9 Indo-Pacific nations including India. तो इसमें 9 इंडो-पैसिफिक देश थे इंक्लूडिंग इंडिया। पर्शियन गल्फ में इसको कंडक्ट किया गया था टू एड्रेस मैरीटाइम पायरेसी एंड ऑयल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। थर्ड, Indian Navy participated with guided missile destroyer INS Mumbai. Fourth, exercise aimed to improve interoperability using platforms like IORIS for real-time information sharing. हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। फ्रांस ने ला पेरूज 2025 में होस्ट किए। 9 इंडो पैसिफिक देश इसमें इन्वॉल्व थे, इंडो पैसिफिक रीजन के 9 देश। बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं। दूसरे में गलती है, इसने बोला कि कहां पे हुआ, पर्शियन गल्फ में। अरे भाई, ये मलक्का सुंडा स्ट्रेट, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया के पास के स्ट्रेट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। मेनली इंडोनेशिया के आसपास वाले स्टेट्स में, मलक्का, सुंडा, लॉम्बॉक में, ना कि पर्शियन गल्फ में ईरान के पास। तीसरा, इंडियन नेवी ने आईएनएस मुंबई के साथ पार्टिसिपेट किया, जिसपे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी है। और IORIS प्लेटफॉर्म जो है, इसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बनाया गया था। बिल्कुल ठीक है, तो शेयरिंग के लिए है। मुंबई, INS मुंबई ने भी पार्टिसिपेट किया। पर्शियन गल्फ वाला पॉइंट गलत है। 9 इंडो पैसिफिक देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो 1 3 4, विच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। देखो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल मिलिट्री कोलैबोरेशंस ऑफ इंडिया, भारत के मिलिट्री कोलैबोरेशन के संदर्भ में क्वेश्चन है। पहला, खंजार 12 exercise involving India Kyrgyzstan is founded exclusively on desert warfare and has been held annually in Kyrgyzstan since its inception in 2011. The Indian contingent participating in Khanjar 12 exercise troops from the Parachute Regiment Special Forces, whereas the Kyrgyz contingent includes member of Scorpion Brigade. ठीक है, तो भारत से कौन सा बोल रही है कि पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, और किर्गिज रेजिमेंट से स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ठीक है, besides Khanjar 12, India's recent defense diplomacy includes the 7th Army to Army staff talks with Japan, which explored areas like military education and niche technology. चलो, समय नहीं गवाते हैं। खंजार 12 डेजर्ट वॉरफेयर पे फोकस नहीं करता है, बल्कि अर्बन और माउंटेनियस टेरेन की लड़ाई पर फोकस करती है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया के किर्गिस्तान के बीच में, पर डेजर्ट वॉरफेयर नहीं है ना, यहां गलत हो गया, क्योंकि ये अर्बन और माउंटेनियस टेरेन में कैसे लड़ा जाता है उसको लेकर एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडियन कंटिजेंट पैराशूट रेजिमेंट थी, और उनकी तरफ से, किर्गिस्तान की तरफ से स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ठीक है, ठीक है। और खंजार 2, इसमें 7th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स व्यू जो है उसके आसपास व्यू आई है, जिसमें मिलिट्री एजुकेशन और नीच टेक्नोलॉजी शामिल थे, तो यानी ये ठीक है। यानी कि आपका सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, विच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ऑफ 2025, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Sahel region accounted for over half of the global terrorism deaths in 2024, with terrorism increasing nearly 10-fold since 2009. Tehreek-e-Taliban Pakistan emerged as fastest growing terrorist group responsible for 90% rise in terrorism-related deaths within Pakistan. Germany witnessed the deadliest terror attack in Europe in 2024, while 42% of the terror-related attacks in UK involved individuals under the age of 18. देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, उससे सवाल है। साहेल रीजन, यहां पर जो ग्लोबल टेररिज्म डेथ है, बेसिकली यहां पर पहली स्टेटमेंट, दूसरी, तीनों ही ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन ही ऐसा दिया गया है, इसमें सारी स्टेटमेंट सही हैं।
साहेल रीजन है अफ्रीका में। जितनी भी ग्लोबल टेररिज्म डेथ्स हुई है 2024 में, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है 2009 के मुकाबले। पहली बात, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग टेररिस्ट ग्रुप है। 90% से ज्यादा डेथ्स पाकिस्तान में जो हुई हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जर्मनी में डेडलीस्ट अटैक्स देखे गए 2024 में, और साथ ही में 42% जो टेरर रिलेटेड अरेस्ट हुए हैं यूके में, वो ऐसे लोग थे जो जिनकी एज जो है वो 18 से कम थी। तो तीनों ठीक है, विच मेक्स योर ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अवार्ड्स रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इनको सही ऑर्डर में लगाना है। देखो यहां दिया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ऑर्डर ऑफ द नाइल एंड ऑर्डर ऑफ द जायद। 2413 ऑर्डर इज करेक्ट, 2143 इज करेक्ट। जो पहले अवार्ड मिला है उससे पहले रखना है, जो बाद में मिला है ये वो सम्मान है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए। ठीक है, चलो देखते हैं। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान, ये 2016 में मिला। उसके बाद सेंट एंड्रयू 19 ये रशिया से, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई से, और ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट से 2023 में। ठीक है, तो ये है इसका सीक्वेंस विच मेक्स योर 2143। 2 मतलब ये अफगानिस्तान का है सबसे पहले 2016। ठीक है, उसके बाद रशियन है 2019, और उसके बाद फिर जो आप देखेंगे ना यूएई का भी 2019 ही है। ठीक है, पर मंथ्स का डिफरेंस है, और फिर नाइल यानी इजिप्ट 2023 है। तो यानी 2143 ऑप्शन ए करेक्ट, 2143। ऑल्दो देयर इज अ लिस्ट जिसमें और भी कुछ सम्मान है जो उन्हें मिले, वो सारे मैंने यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने रख दिए। पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, उसमें भी ये वो सारे सम्मान आपको जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी को हासिल हुआ अलग अलग देशों से वो मिल जाएंगे। With reference to recent developments in India, sports and anti-doping ecosystem, consider the following statement. अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। National Dope Testing Laboratory in New Delhi has been accredited by WADA to implement the athlete biological passport, which monitors blood and steroidal profiles over time for anti-doping purposes. Sikkim will host both Khelo India Youth Games and Khelo India Para Games for first time in 2025. Athlete biological passport system can detect doping violations even without directly identifying banned substances in athlete's body. चलो देखें, देखो पहला नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, इसे वाडा ने अलाउ किया है कि ये एक एथलीट का बायोलॉजिकल पासपोर्ट बना सकेगा अब। ठीक है, और ट्रेंड्स फॉलो करेगा कि ब्लड में और स्टेरॉइड प्रोफाइल्स के क्या रहे हैं ओवर द टाइम। ठीक है, क्योंकि अचानक से कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए ये सब रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और एनडीटीएल ये करेगा। ठीक है, वाडा ने ये परमिशन दे दी है। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स बिहार में हो रहे हैं, ना कि सिक्किम में, यहाँ पे बिहार दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है, दूसरी गलत है। एथलीट का बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो बनाया जाएगा उसमें डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। ठीक है, और क्योंकि कोई एबनॉर्मल चेंजेस होंगे वो बिल्कुल डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है, यानी 1 and 3 इज करेक्ट। चले with reference to the Civil Liability of Nuclear Damage Act CLNDA 2010, consider the following statements. Act holds operator of nuclear plant strictly liable for nuclear damage regardless of fault। मतलब ये एक्ट क्या करती है, न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेटर को लायबल ठहराती है चाहे उसकी गलती है या नहीं। दूसरा, सेक्शन 17B ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लिसिट राइट ऑफ रिकोर्स टू ऑपरेटर अगेंस्ट द सप्लायर इन केस ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट। तीसरा, इंडिया CLNDA fully aligns with the provisions of Convention on Supply Compensation for Nuclear Damage, including exemption of supplier liability। देखिए एक बार, पहला, CLNDA established strict liability for nuclear operator, meaning ऑपरेटर जो है वो न्यूक्लियर जो भी हादसा होता है या लीकेज होता है तो उस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, चाहे उसका फॉल्ट हो या पाया जाए या नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, इस एक्ट के अनुसार ये है।
दूसरा कि ये अलाउ करता है कि जो भी जिसके भी प्लांट में कोई गलती हुई है वो सप्लायर से जो है वो डैमेज मांग सकता है कि भाई आपकी वजह से ये गलती हुई है, तो उससे भी वो मांग सकता है। ठीक है, रिकोर्स मांग सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तीसरा, इंडिया कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, इसका सिग्नेटरी तो है। सप्लायर लाइबिलिटी क्लॉज जो CLNDA का है, ये डेविएट करता है CSC नॉर्म से, ठीक है, जिसके जरिए सप्लायर्स को जो ये फ्री कर देता है एक तरीके से, उन पर ब्लेम नहीं आता या उनके ऊपर किसी तरीके की लाइबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, तो आपका 1 और 2 करेक्ट। नेक्स्ट, with reference to India Middle East Economic Corridor, consider the following statement. IMSC aims to enhance trade and connectivity by developing integrated infrastructure such as railways, ports and energy pipelines. Initiative was formalized through a memorandum of understanding signed during the 2023 SCO summit in Riyadh. IMSC includes participation from G20 members and non-G20 countries. देखें, जल्दी से आंसर देखते हैं। देखो, IMEC जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके अंदर फोकस है कि पोर्ट्स बनाए जाए, रेलवेज, रोड, एनर्जी पाइपलाइन और सी रूट्स, ताकि ट्रेड को पूरे रीजन में बूस्ट किया जा सके। दूसरा, MOU इसके अंदर साइन किए गए ड्यूरिंग G20 समिट जो दिल्ली में हुआ था सितंबर 23 में, ना कि रियाद में। यहां पर रियाद दिया है प्लेस, ठीक है, वहां पर MOU नहीं साइन किया गया, दिल्ली में साइन किया गया था। ठीक है, और IMEC इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम G20 एंड नॉन G20 कंट्रीज। तो इसमें हाँ बिल्कुल G20 मेंबर्स हैं US, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन जैसे। नॉन G20 भी हैं UAE और सऊदी अरेबिया जैसे। ठीक है, तो यानी कि दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, विच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो, which of the following statements regarding the UN Convention against Cybercrime is are correct? ठीक है, it is first legally binding international treaty on cybercrime adopted by the United Nations. Second, the convention will come into effect once it is signed by at least 40 UN member states. Treaty includes provision for child protection and respects international human right obligations. ठीक है, अब एक बार देखें, देखो, कन्वेंशन पहली लीगल बाइंडिंग है UN इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली जिसमें साइबर क्राइम के अगेंस्ट पहला ये कन्वेंशन है, तो पहला ठीक है हमारा। दूसरा, कि ट्रीटी डज नॉट कम इनटू इफेक्ट सिंपली अपॉन साइनिंग, इट विल एंटर इनटू 90 डेज आफ्टर एटलीस्ट 40 मेंबर स्टेट्स हैव रैटिफाइड इट। 40 देशों के साइन करने पर नहीं, रैटिफिकेशन के बाद उसके भी 90 दिन के बाद वजूद में ये आएगी, जब 40 से ज्यादा देश उसको मंजूरी दे दे, सिर्फ सिग्नेटरी नहीं बट रैटिफिकेशन बाय देयर पार्लियामेंट्स और देयर गवर्निंग सिस्टम्स। तो इसीलिए, ठीक है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। तीसरा देखें, ट्रीटी इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर अलाइनिंग ऑब्लिगेशन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन। तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटी इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक है, एंड रिस्पेक्ट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी ठीक है। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOF, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 फॉलोइंग द डिसएंगेजमेंट ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। तो UNDOF ये कह रहे हैं कि 1974 में स्थापित हुआ था, जब इजराइल और सीरिया के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ, मतलब उनके युद्ध समाप्ति हुई। हेडक्वार्टर जेरूसलम में। तीसरा, इट सुपरवाइजेस डीमिलिटराइज्ड जोन नोन एज एरिया ऑफ सेपरेशन इन गोलन हाइट्स। ठीक है, चल पहला ठीक है, 1974 में जब इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध खत्म हुआ तो अग्रीमेंट जो हुआ था यौम किपुर वॉर के बाद, तो उसके बाद ये वजूद में आया था। 1970 दूसरा जो है UNDOF का हेडक्वार्टर कैंप फावर सीरिया में, जेरूसलम में नहीं, ठीक है, जेरूसलम में नहीं है, सीरिया में हेडक्वार्टर है, तो ये गलत हो गया, ये ठीक है। तीसरा,
UNDOF supervises area of separation, demilitarized zone between Israel and Syria in the Golan Heights. बिल्कुल ठीक है, ये UNDOF जो है ये सुपरवाइज करती है उस डीमिलिटराइज जोन को जो एरिया ऑफ सेपरेशन है गोलन हाइट्स में दोनों देशों के बीच में, ठीक है, तो उसको सुपरवाइज करती है डीमिलिटराइज जोन को। तो 1 and 3 आर करेक्ट, व्हिच मेक्स योर ऑप्शन ए करेक्ट। With reference to Ottawa Convention 1997, consider the following statement. It completely bans use of all types of landmines, including anti-vehicle mines. It includes provisions for assistance to landmine victims. Major powers like US, Russia, China have ratified this convention. ठीक है, ओटावा कन्वेंशन ऑफ 1997। चलो देखिए एक बार, देखो पहला, ओटावा कन्वेंशन बैन्स ओनली एंटी पर्सनल लैंडमाइंस, नॉट एंटी व्हीकल माइंस। ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस के पैर रखने से जो ब्लास्ट हो जाए ऐसी उन पर ये रोक लगाने की बात करती है, ना कि एंटी व्हीकल माइंस पर। ठीक है, तो ये इसमें एंटी व्हीकल भी दिया, तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, ट्रीटी इंक्लूड्स असिस्टेंस प्रोविजन फॉर विक्टिम्स स्पेशली दोज इंजर्ड बाय लैंड माइंस। ठीक है, तो ये कहता है उनको असिस्टेंस दी जाएगी जो लैंड माइंस की वजह से घायल हुए हों। ठीक है, ये ठीक है। तीसरा, मेजर पावर्स लाइक रशिया, चाइना हैव रेटिफाइड। ठीक है, यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। तो इन्होंने रेटिफाई नहीं किया, ये कह रहा कर दिया, तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, मतलब टू ओनली इज करेक्ट। With reference to BIMSTEC Summit of 2025, consider the following statement. Theme: BIMSTEC prosperous, resilient and open. दूसरा, India launched Bodhi program for promoting traditional medicine practices like across BIMSTEC nations. BIMSTEC Bangkok Vision 2030 was adopted to chart a roadmap for collective prosperity. India will host first BIMSTEC Games in 2027. ठीक है, इसमें सिर्फ सेकंड इज इनकरेक्ट। देखो क्यों? बोधि प्रोग्राम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, ना कि मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्किल डेवलपमेंट है इसमें। ठीक है, और पहला थीम सही दी है, और बैंकॉक विजन 2030 जो है वो रोड मैप है कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी का, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिम्स्टेक गेम्स भारत ने ऑफर किया कि हम 2027 का जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे या होस्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। 1, 3, 4 करेक्ट, आपका भी ऑप्शन करेक्ट। चलो जी, नेक्स्ट, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 हैज बीन इन न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इट? इट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट विद ईस्ट जेरूशलेम एज इट्स कैपिटल। दूसरा, it aims to end hostilities between Hezbollah and Israel and calls for a buffer zone in southern Lebanon. C point, it authorizes NATO intervention in Libya to enforce a no-fly zone. चौथा, यहां पर देखें आप, it outlines the framework for the demilitarization of Korean Peninsula under IAEA supervision. ठीक है, तो है क्या? यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701। तो क्या है? देखो, ये लाया गया था ताकि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में हॉस्टिलिटीज को रोका जा सके और बफर जोन बनाया जा सके सदर्न लेबनान में, तो उसके लिए। ठीक है, तो यूएन रेजोल्यूशन 1701 टू एंड हॉस्टिलिटीज बिटवीन हिजबुल्ला, ईरान बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इजराइल, उनके बीच में हॉस्टिलिटीज को रोकने के लिए और सदर्न लेबनान में एक बफर जोन क्रिएट किया जा सके उसके लिए। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, व्हिच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी से जुड़ा एक और सवाल। विद रेफरेंस टू यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मैंडेट डिसआर्ममेंट ऑफ ऑल ग्रुप्स इन लेबनान एक्सेप्ट लेबनीज आर्मी। इट रिकॉग्नाइज ब्लू लाइन एज द ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। It prohibits presence of foreign resource forces or arms transfer in Lebanon without government consent. It ensures implementation of Taif Accords. Taif Accords, ठीक है। चल, पहला रेजोल्यूशन कहता है कि डिसआर्ममेंट ऑफ ऑल नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो पहला ठीक है, यानी नॉन स्टेट मतलब सरकारी जो भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब हथियार डाल दे। तो यानी
लेबनीज आर्मी थोड़ी डालेगी, तो सरकारी है, ठीक है, तो इसलिए ठीक है। दूसरा यहां पर ब्लू लाइन इज डी फैक्टो बॉर्डर सेट बाय द यूएन नॉट बाय ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर, नॉट एन ऑफिशियल इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नहीं है, ये ब्लू लाइन इज डी फैक्टो बॉर्डर सेट बाय यूएन है, तो इसीलिए ये गलत। तीसरा, इट प्रोहिबिट्स प्रेजेंस ऑफ फॉरेन फोर्सेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और चौथा, इट इंश्योर्स, चौथे को देख लो आप, it calls for implementation of Taif Accords and prior UNSC resolutions like 1559 and 1680। तो इसके जरिए कहा गया है कि पुराने यूएनएससी रेजोल्यूशन 1559 1680 उनको भी निभाया जाना चाहिए और साथ ही ताइफ अकॉर्ड्स को भी इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। यानी कि आपका ऑप्शन इसमें जो है वो कौन सा आ जाएगा, बी करेक्ट, 134, ठीक है। तो ये ठीक और ये बीच में बस सेकंड नहीं है, तो इसलिए 134 करेक्ट। With reference to Global Alliance Against Hunger and Poverty, consider the following statement. It was launched during the G20 Leaders Summit Brazil 2024. Alliance aims to promote arms control and disarmament in conflict-prone regions. It has participation from over 80 countries and institutions like FAO, UNICEF, and World Bank support it. Structure is based on 3 pillars: national, financial, and knowledge. अब देखो, पहली चीज, it was launched during G20 Leaders Summit Brazil 2024, Global Alliance Against Hunger and Poverty, ठीक है। दूसरा, Alliance aims to promote arms control and disarmament। अब आर्म्स कंट्रोल की कहां से बात है, ये हंगर पॉवर्टी वाला है, तो गलत। तीसरा, इसमें 81 देशों की पार्टिसिपेशन है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी में, और एफएओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 3 पिलर्स है, नेशनल, फाइनेंशियल, नॉलेज, ये भी ठीक है, 134 करेक्ट, विच मेक्स योर ए ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फर्स्ट। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट पास्ड इन 2012 एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2012। इट इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन इंडियाज लैंड बॉर्डर। देखें, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर नहीं आता है, ये आता है किसके अंडर, होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है। पहला 2010 में पास किया गया था, पर एग्जिस्टेंस में 2012 में आया, ठीक है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन इंडिया लैंड बॉर्डर, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी 2 और 3 इसमें ठीक, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3 करेक्ट। चलो, अब अगला सवाल भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से, कि कौन सी हमारे पड़ोसी देश के साथ जो है, जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दिया है वो सही तरीके से मैच किया। अटारी सामने बांग्लादेश, रक्सौल नेपाल, पेट्रोपोल म्यांमार, मोरे पाकिस्तान। देखो, अटारी बांग्लादेश के साथ है क्या, गलत है भाई, पाकिस्तान के साथ है। अटारी बॉर्डर हमारा ना फेमस है, अटारी। पेट्रोपोल, पेट्रोपोल बांग्लादेश के साथ है, पेट्रोपोल बांग्लादेश के साथ है। मोरे म्यांमार के साथ है। तो ये तीनों तो हो गए रॉन्ग, ठीक है, पर रक्सौल नेपाल के साथ है, दैट मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलो, हो गया। नेक्स्ट, which of the following statement is are correct regarding India's participation in the 149th Assembly of Inter-Parliamentary Union held in 2024? पहला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला led the Indian parliamentary delegation. दूसरा, assembly was hosted in Geneva. India's key focus on promoting unilateral decision making, global governance. बहुत आसान सवाल अगर आपने इस न्यूज आइटम को पढ़ा है तो। देखो, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ही इस दल का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक है। जो ये 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जो 2024 में हुआ, बिल्कुल ठीक है। और ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी ठीक है। इंडिया का फोकस था मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करने का, ना कि यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। तो ग्लोबल मैटर्स में वो भारत चाहता है कि मल्टीलेटरल, सभी देशों को साथ में लेके बड़े मुद्दों पर डिसीजन मेकिंग हो, ना कि यूनिलेटरल। तो ये रॉन्ग है, तो 1 और 2 करेक्ट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट।
Which of the following statement about the Inter-Parliamentary Union is correct? It is United Nations body formed after the World War II. It works exclusively for the promotion of economic cooperation among G20 nations. It is the oldest multilateral political organization promoting peace through parliamentary diplomacy. It is headquartered in Brussels and works only with European parliaments. चलो देखिए आंसर देखो 1889 में बनी थी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, तो ओल्डेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा तो और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद है पीस को प्रमोट करना ताकि पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के जरिए सभी देशों के बीच में शांति स्थापित की जा सके, यानी आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, Which of the following are among the core focus areas of international parliamentary या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, मैंने इंटरनेशनल बोल दिया था, सॉरी, इंटर मतलब अलग अलग देशों के बीच में, पार्लियामेंट्स के बीच में एक यूनियन 1889 से, आप समझ सकते हो इतनी पुरानी संस्था है। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन पार्लियामेंट्स, फर्स्ट, एनहांसिंग यूथ पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन, थर्ड, एनकरेजिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, फैसिलिटेटिंग मिलिट्री कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। देखो पहले आईपीयू एडवोकेट्स फॉर जेंडर बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, कि पार्लियामेंट्स के अंदर जितने भी देशों की पार्लियामेंट्स हैं, सदने हैं, उनके अंदर जेंडर बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, यूथ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया और इंक्लूसिव हो सके, ठीक है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को वो प्रमोट करते हैं ताकि गवर्नेंस और सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर हो सके। इसमें इट डज नॉट डील विद मिलिट्री कॉपरेशन, तो मिलिट्री कॉपरेशन के लिए नहीं है ये। जेंडर इक्वालिटी करेक्ट, यूथ पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन करेक्ट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी करेक्ट, मिलिट्री कॉपरेशन नहीं, इसकी तो कोई बात ही नहीं करते इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, तो 1 2 3 करेक्ट। मतलब with reference to fourth Quad Leaders Summit in 2024, consider the following statements. First, Maitri initiative launched by Quad is aimed at training Indo-Pacific partners in maritime law enforcement. India will host first Quad at Sea Coast Guard exercise in 2025. Quad Cancer Moonshot includes a commitment from India of $100 million फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। चलो देखते हैं एक बार। पहला, मैत्री इनिशिएटिव, मकसद है ट्रेनिंग रीजनल पार्टनर्स, जैसे अपने जो रीजनल पार्टनर्स है उनको मदद देना मैरीटाइम मॉनिटरिंग में, समुद्र में नजर रखने में, लॉ एनफोर्समेंट में और डेटरिंग इलीगल एक्टिविटीज में, किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में, ठीक है। अब मैत्री इनिशिएटिव हमें पता है 4 देश हैं इसमें, ठीक है। अब ये चारों ही देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए है। इस इनिशिएटिव को मैत्री कहा जा रहा है, ठीक है। पहला क्वाड एट सी कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज ये 2025 में होना है, बिल्कुल ठीक है, शेड्यूल किया गया। और क्वाड कैंसर मूनशॉट, इसमें $10 मिलियन प्लेज किए गए हैं, ना कि $100 मिलियन। ये रकम थोड़ी गलत है, $10 मिलियन वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए प्लेज किए गए हैं, ना कि जो है 100 मिलियन, तो ये इसकी वजह से रॉन्ग है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, तो विच मेक्स योर 1 and 2 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। सबको पता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस आना था, साउथ कोरिया क्यों? तो नॉट पूछा है, आंसर साउथ कोरिया ही होगा। Which of the following was the key outcome of the 3rd edition of INDUS-X Summit held in September 2024? INDUS-X Summit का आउटकम क्या था? Signing a bilateral free trade agreement on defense components, launch of a joint military exercise between India and US, signing of MOU between IDEX and US Defense Innovation Unit (DIU), establishment of a new Indo-Pacific military base. 3rd edition of INDUS-X Summit, देखो 3rd एडिशन इंडस-एक्स समिट का, इसमें एक एमओयू साइन किया इंडिया इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX ने और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इनोवेशन यूनिट ने, DIU ने, ठीक है। तो ये हुआ है दोनों के बीच में। और कॉपरेशन बाय डीपनिंग कोलैबोरेशन अमंग इंडस्ट्री, रिसर्च और स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो IDEX है और भारत की तरफ से यूएस
USDIU है, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। दिस वाज द आउटकम ऑफ थर्ड इंडस एक्स समिट 2024 सितंबर 2024। नेक्स्ट, which of the following statement regarding third Indus X summit is are correct? It was jointly organized by US Department of State and नीति आयोग। देखो अभी हमने पढ़ा नहीं। दूसरा, focused on funding opportunities and strengthening defense supply chains, ठीक है। An Indus X impact report was released during the summit। अब देखो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला तो गलत है, इसमें IDEX संस्था है भारत की तरफ से, ठीक है, और इसके अंदर यूएस की तरफ से इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थे, ना कि जो है वो नीति, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर डिपार्टमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट था और ना ही नीति आयोग था। तो ये रॉन्ग है, पहली स्टेटमेंट पूरे तरीके से रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, फोकस्ड, अब इसमें क्या था कि अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफेंस इनोवेशन एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस सप्लाई चेन, ठीक है। इंडस एक्स इम्पैक्ट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी, ये पहली बार है जो इसने कोई रिपोर्ट रिलीज की जून 2023 के बाद। तो ये और ये ठीक है दोनों, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। With reference to Indus X initiative, consider the following statements. पहला, it was launched as a part of US-India initiative on critical and emerging technologies. India is led by IDX and US Defense Initiative. बिल्कुल ठीक है, चलो। Primarily focuses on nuclear energy collaboration between India and the US. ठीक है, चल अब देख लो। पहला ठीक है, Indus X US India इनिशिएटिव है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर, ठीक है, ICET पर इंडिया और यूएस का कंबाइंड एक प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें IDEX और USDIU इन्वॉल्व है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। थर्ड देख लो आपका, ये इनकरेक्ट है। फोकस ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन नॉट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन की बात कर रहा है, तीसरा पॉइंट। तो न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन नहीं है कुछ भी इसमें, ये क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पे गलत। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो विच मेक्स योर ए ऑप्शन करेक्ट। विद रेफरेंस टू भीष्म क्यूब्स रिसेंटली डोनेटेड बाय इंडिया टू यूक्रेन, भारत ने भीष्म क्यूब्स डोनेट किए हैं यूक्रेन को। They are mobile field hospital equipped with facilities like X-ray machines and ventilators. They are designed to fully operational within 12 hours of deployment. They use artificial intelligence for medical service engagement. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only या 1, 2 and 3। देखो बहुत न्यूज में थे भीष्म क्यूब्स। पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर एकदम से ये बन जाते हैं। तो ये भारत ने उनको अभी भारत ने दिए हैं यूक्रेन को, ठीक है। दूसरा, ये 12 मिनट में ऑपरेशनल हो जाते हैं, 12 घंटे नहीं चाहिए इनको, ठीक है। उसके अलावा एआई और डेटा एनालिसिस का ये यूज करते हैं सर्विस मैनेजमेंट के लिए, ये ठीक है। 12 घंटे नहीं, 12 मिनट। और फैसिलिटीज एक्सरे मशीन और वेंटिलेटर की बिल्कुल ठीक है इसमें। और मोबाइल हॉस्पिटल बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा 1 and 3 करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। Which of the following is are true regarding the key features of Bhishma Cube? It can treat up to 200 casualties. It includes the dedicated mobile app to assist medical professionals. It is not suitable for harsh environmental condition. देखो जल्दी से देखते हैं। पहला, हर क्यूब में 200 कैजुअलिटीज हैंडल की जा सकती हैं, ठीक है। तो इट कैन ट्रीट अप टू, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। हर क्यूब में 200 कैजुअलिटीज हैंडल की जा सकती है। चलो, एक क्यूब कर लेगा। उसके अलावा डेडिकेटेड मोबाइल ऐप, बिल्कुल ठीक है, मोबाइल ऐप है इसमें अवेलेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ सप्लाईज के लिए और इंस्ट्रक्शनल वीडियोस के लिए, ठीक है। क्यूब ड्यूरेबल है, वाटरप्रूफ है और हर तरीके के हार्श एनवायरमेंट्स को झेल सकता है, यानी ये ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नॉट सुटेबल फॉर हार्श एनवायरमेंट, भाई बिल्कुल गलत। यूक्रेन में वैसे ही हार्श एनवायरमेंट होता है, तो उसको दिया ही इसलिए गया कि भाई हर तरीके के हार्श एनवायरमेंट पे दे विल बी ओके, ठीक है। तो इसी वजह से 1 and 2 इसमें करेक्ट है। Which of the following statements regarding the Colombo process is are correct? Colombo process.
It is a legally binding platform for managing labor migration in Asia. It assumes its chairmanship for the first time in 2024. It includes both origin and destination countries as full members. International Organization for Migration functions as its secretariat. चलो देखो एक बार, पहला कोलंबो प्रोसेस नॉन बाइंडिंग है और कॉन्सेंसस पे डिपेंड करता है, तो लीगल बाइंडिंग तो ये है ही नहीं कोलंबो प्रोसेस, ठीक है। चलो, इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप 2024 में पहली बार मिली है, ये ठीक है, ठीक है। इट इंक्लूड्स कंट्रीज ऑफ ओरिजिन नॉट कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, ध्यान रखना इसमें कंट्रीज ऑफ ओरिजिन है ना कि कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन, तो ये हो गया गलत, ये हमारा गलत, ये ठीक। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट, ये ठीक है, यानी कि आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, which makes your 2 and 4 option B correct, ठीक है। नेक्स्ट, match the thematic area working groups TAWGS under the Colombo process with the countries leading them, ठीक है। एथिकल रिक्रूटमेंट सामने लिखा पाकिस्तान, लेबर मार्केट एनालिसिस सामने लिखा बांग्लादेश, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन थाईलैंड, और रेमिटेंसेस सामने लिखा श्रीलंका, ठीक है। अब आपको इसको सही मैच करके बताना है, A1 B3 C4 D2, A2 B3 C4 D1, A2 B1 C3 D4, A4 B2 C1 D3, ये ऑप्शन दिए। देखो एक बार देखते हैं, पहला ethical recruitment is led by Bangladesh, ethical recruitment is led by Bangladesh, ठीक है जी। labor market analysis by Thailand, labor market analysis by Thailand, ठीक है। और skill and qualification recognition by श्रीलंका, ठीक है, skill and qualification recognition by श्रीलंका एंड रेमिटेंसेस बाय पाकिस्तान। तो ए पे 2 बी पे 3, ए पे 2 बी पे 3 सी पे 4 डी पे 1, आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट आएगा बी, ठीक है। विद रेफरेंस टू द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट केम इनटू फोर्स in the year 2009 after being signed in Bangkok. One of its objectives is to progressively reduce or eliminate duties on more than 70% of the traded goods. Trade in service and investment agreements under AIFTA were signed in the same year as the trade in goods agreement. Which of the statement given above is are correct? 1 and 2, 2 only, 2 and 3 या 1, 2 and 3? चलो देखते हैं। देखो, ASEAN trade in goods agreement was signed in 2009 but came into force in 2010, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2009 में it came into force in and after, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, came into force in the year 2009 after being signed in Bangkok। इस स्टेटमेंट में बिल्कुल बारीक सी गलती कि 2009 में साइन किया गया, 2010 में वो जो है वो वजूद में आया, तो यहां पर इसीलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट कि इसका मकसद है कि ड्यूटीज को 76.4% तक कम किया जाए जो गुड्स आपस में आसियान देश जो है और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ड्यूटीज ऑन मोर देन 70% ऑफ द गुड्स। ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स अंडर AIFTA वर साइंड इन द सेम ईयर एज ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। देखो, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स वर साइंड इन 2014 नॉट इन 2010, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है वो तो 2010 में हुआ, ठीक है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2014 में हुआ, तो इसीलिए सेम ईयर नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको गलत मानेंगे। तो यानी कि पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, ओनली 2 इसमें करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यह बता दूं, देखो एक तो हमारी रेगुलर करंट अफेयर सीरीज चलती है सर्वाधार सीरीज, जो डेली करंट अफेयर जिसमें हम डिस्कस करते हैं, तो वो तो आप देख ही सकते हो। साथ ही में हमारा जो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में जो चल रहा है, सुबह 11 बजे वाला सेशन और 2 बजे वाला सेशन, ये दोनों इसमें हम पिछले 1.5 साल की कवरेज कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये भी आप देख सकते हो। तीसरा, आपको अगर और ज्यादा बिल्कुल एग्जाम प्रैक्टिस करनी है तो हमारे मॉक्स हर सैटरडे चलते हैं
सुबह 8:15 पहले जीएस के लिए हम एक मॉक रखते हैं जिसका सोल्यूशन कराती है हमारी टीम, फिर हम सीसैट का मॉक रखते हैं उसका भी सोल्यूशन कराती है हमारी टीम। तो वो दोनों भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly matches the components of ASEAN India Free Trade Agreement AIFTA under their respective features. Trade in goods came into effect on 1st January 2010, covering tariff elimination. Trade in services deals with market access and domestic regulation provisions. Investment agreement ensures fair treatment and compensation in expropriation cases. चल देखते हैं, देखो पहला एक एक करके। ट्रेड इन गुड्स 2010 में हुआ, टारगेटिंग टैरिफ रिडक्शन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और B2 दूसरा भी ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल सही मैच है, तीनों मैचेस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। A1 B2 C3 आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ही है, ये करेक्ट हो जाएगा। Which of the following correctly describe the Global Biofuel Alliance? पहला, it was launched during the 2023 G20 summit in Brazil. India, US, Brazil are the founding members of Alliance. Alliance focuses solely on reducing fossil fuel consumption by electric mobility promotion. International Renewable Energy is a member organization of Alliance. देखो चलो सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है was launched on sidelines of 2023 G20 summit जो दिल्ली में हुआ था। 24 का ब्राजील में हुआ है, ऑब्वियसली हमें पता है। तो 23 का जो दिल्ली में हुआ था या नई दिल्ली में हुआ था, वहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना था, ठीक है। तो ये वाला गलत है, ब्राजील में 2024 में हुआ है और इसीलिए ये गलत है, ठीक है। दिल्ली में हुआ था ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भारत में जब G20 समिट हुआ था उसकी बहुत प्रमुख हेडलाइन थी। दूसरा, इंडिया, यूएस, ब्राजील फाउंडिंग मेंबर्स हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के, बिल्कुल ठीक है। अलायंस फोकस करता है, प्रमोट्स सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स ना कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को करता है ना कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स को, ठीक है, या ऐसे जो है वो व्हीकल्स को, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, IRENA इज अमंग पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी तो है IRENA, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट व्हिच मेक्स योर बी ऑप्शन करेक्ट। With reference to biofuels, consider the following statements. Biofuels are derived exclusively from plant-based biomass. They are considered cleaner than conventional fossil fuels due to lower carbon emissions. They can be produced from agricultural and industrial waste. ठीक है, तो this is your 49th question. देखिए इसका, बायोफ्यूल्स जो है वो एनिमल वेस्ट से, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट से जो है वो डिराइव किए जा सकते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड बायोमास से नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दे कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, उसके अलावा इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट उससे भी डिराइव किया जा सकता है। तो बायोफ्यूल्स को बनाने के बहुत सारे तरीके, ना कि सिर्फ प्लांट बेस्ड बायोमास से, ठीक है। तो ये रॉन्ग, क्योंकि इसने बोला एक्सक्लूसिवली, ये शब्द यूज करने की वजह से गलत हो जाएगा। दे आर कंसीडर्ड क्लीनर देन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लीनर, क्योंकि वो कम जो है वो आप ये कह लीजिए कि कम कार्बन एमिशन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट से बन सकता है, अभी हमने ये बात की थी, तो दूसरा तीसरा ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। बायोफ्यूल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन? इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पहला स्टेटमेंट क्या है? India accounts for more than 10% of global biofuel production. Third, India's biofuel potential is expected to decline by 2050 due to a shift towards solar energy. ठीक है, चल देखो, सिर्फ इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक है, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, इंडिया का रैंक तीसरा है, तो ये गलत है। एक मिनट रुको, हाँ थर्ड लार्जेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, मैंने गलती कर दी, थर्ड लार्जेस्ट ही तो दिया है, ठीक है। यूएस और ब्राजील के बाद हम थर्ड लार्जेस्ट ही तो है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट बोला है, मैंने
फर्स्ट लार्जेस्ट समझ लिया, तो लार्जेस्ट यूएस, फिर ब्राजील और फिर हम आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2022 में इंडिया में 2.7% ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोक्योरमेंट किया गया था। ठीक है, ना कि 10%। ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग। इंडिया का बायोफ्यूल पोटेंशियल 2050 तक डिक्लाइन करेगा, नहीं, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 3.5 to 5 times by 2050, ड्रिवन बाय नेट जीरो एमिशन टारगेट्स। तो इसी वजह से ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। तो ये भी हम इसको गलत मानते हैं, तो 1 only इज करेक्ट। ठीक है, एक और एडिशनल क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया न्यूली नेम्ड एयर टू एयर मिसाइल गंदीवा इज करेक्ट। Gandiva has a lower range than French MBDA Meteor missile currently used by Indian Air Force. Gandiva uses a single-stage solid fuel propulsion system for better speed. Gandiva will be integrated with India's Sukhoi Su-30 MKI and Tejas aircrafts. Gandiva's maximum range is 240 km, making it inferior to China's PL-15 missile. देखो एक एक करके देखते हैं। पहला, गंदीवा की रेंज 340 किलोमीटर है, जो अभी जो हम यूज कर रहे हैं एमबीडीए मिटियोर मिसाइल उससे ज्यादा है। मिटियोर मिसाइल की 200 किलोमीटर है, फ्रेंच मेड मिसाइल की, उससे हमारी की अब ये जो बन रही है गंदीवा उसकी ज्यादा होगी 340 किलोमीटर। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये कह रहे हैं कि लोअर रेंज है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन नहीं, इसके अंदर डुअल फुल डक्टेड रामजेट इंजन लगा है, ना कि सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल। तो दूसरा भी आपका गलत। ठीक है, गंदीवा को सुखोई सू M30 MKI और तेजस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और जो चौथा दिया है, गंदीवा की मैक्सिमम रेंज 240 नहीं 340 किलोमीटर है, और ये चाइना की PL-15 मिसाइल से कम नहीं है, उससे ज्यादा है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ठीक है, चल, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग, तो दिस इज योर आंसर सी। ठीक है, तो यहां पर हम अपना ये सेशन समाप्त करते, और अगले वीक फिर हमारे 2 सेशंस होंगे करंट अफेयर्स के, जिसमें हम पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर कवरेज करेंगे। आज हमने जैसे मिसलेनियस करंट अफेयर्स कवर किया है, जिसमें डिफेंस, स्पोर्ट्स, IR, अवार्ड्स एंड ओनर्स मैंने सब कवर किया है। ठीक है, तो दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025। ठीक है, तो ये सारे सेशन आपके लिए कारगर रहने वाले। तो मैंने जैसे आपने जितने भी प्रोग्राम्स के बारे में बताया, जैसे कि हमारा सर्वाधार सीरीज है एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब, हर रोज हमारा सेशन होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स का, रोज हमारे सिविल स्टाफ IAS यूट्यूब चैनल पर। साथ ही में हमारा एक और इनिशिएटिव जो ये वाला है, जिसमें हम पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, और इसके अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। 6 अप्रैल से शुरू हुआ है, 2 क्लासेस होती है हर हफ्ते, संडे को सुबह 11 बजे और 2 बजे। ठीक है, उसके अलावा एक और है हमारा एक और इनिशिएटिव, जिसमें हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सुबह 8:15 बजे सैटरडे शुरू हो जाता है हर हफ्ते, 5 अप्रैल से ये हमारा शुरू हुआ है, और इसमें भी आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, यानी आप फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए हमारे इस चैनल पर, हमारे इन फ्री इनिशिएटिव्स के जरिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।